दोस्तों, इन सेट मौजूद अगर मैं कुछ जानने लें जनाब, कौमी मंजरनामे पर एक मरतबा फिर न सिर्फ हमख्याली का दौर दौरा होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि एक मरतबा फिर इस बात पर एतराज़ात शुरू हो गए हैं कि जनाब मन मर्जी के फैसले किए जा रहे हैं। और इस मरतबा फिर जो टारगेट हैं वो जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं। और वजह यह है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने आर्टिकल 63A की इंटरप्रटेशन के हवाले से केस को अपनी अदालत में समाअत के लिए फिक्स कर लिया है और उसके लिए 5 रुकनी बेंच बना दिया है। अब चूंकि ये बेंच बन गया है और इस बेंच के अंदर हम ख्यालों की नुमाइंदगी जो है वो ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा है, बल्कि इस बात के लिए जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब तारीफ उनकी होनी चाहिए कि जनाब उन्होंने इस बेंच के अंदर भी तवाज़ुन को ना सिर्फ मेंटेन किया है, बल्कि ये तवाज़ुन अब हमें आगे चलकर आर्टिकल 63A के फैसले पर जो भी तशरीह होगी उसके ऊपर एक, जैसे हम कहते हैं ना, इज्माए उम्मत, वो हो जाएगी और वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आर्टिकल 63A की मौजूदा सूरत हाल में उस केस को एक मरतबा फिर समाअत के लिए फिक्स करना ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा मनी खेज है, बल्कि मुझे इस तरह लग रहा है जैसे इस मरतबा खेल में रूल्स ऑफ गेम की बजाय रूल्स ऑफ पार का फिनोमेना खुलकर सामने आ रहा है, जिसके बाद अदलिया में तकसीम का जो इस वक्त हमारे सामने एक तासुर सामने आ रहा है या एक हकीकत बन के अदलिया में तकसीम का मज़ीद गहरा होना, वो ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, बल्कि अगर ये तकसीम बढ़ती है और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर एतराज़ात बढ़ते हैं तो ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए, जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जो है वो दबाव का शिकार है, वो ना सिर्फ बुरे तरीके से टूट फूट का शिकार हो जाएगा, बल्कि उसके बाद हमारे अपने निज़ाम इंसाफ को रीबिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो अदलिया में मौजूद वो तमाम लोग जिनको मैं अमूमी तौर पर काले बूंद कहता हूँ या उनको मैं इमरानदार कहता हूँ, उनके साथ साथ आइनदारों के ऊपर भी बराबर का वजन आता है। अगर आप गौर करें, कल जजिस कमेटी का इजलास था। जजिस कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो एक बहुत ही ज़्यादा मेरी नज़र में, मैं आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कदरदान हूँ, क्योंकि मैंने उनको लाहौर हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस काम करते हुए देखा भी है, उनको ऑब्जर्व भी किया है, क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से है और वो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के। इसके बावजूद उनके ऊपर मुझे एक ओपनली तनकीद करने का, मैं इस वक्त भी मखमसे का शिकार हूँ कि यार वाक़तन मुझे उनके ऊपर तनकीद करनी चाहिए। क्या वो जनाब इमरानदारों के रंग में रंगे गए हैं, या इस वक्त उनके ऊपर जो भी सूरत हाल सामने आ रही है वो इस वजह से सामने आ रही है कि वो हालात का जो जायज़ा है या उसको रीड जो है वो गलत अंदाज में करे। जजिस कमेटी का इजलास था, क्या फ़र्क पड़ता कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जजिस कमेटी के इजलास में बतौर एहतजाज ही शरीक हो जाते अपने तमाम तर रिजर्वेशंस के साथ, क्योंकि अगर वो जजिस कमेटी के इजलास में शरीक होते, वहाँ पर अपने रिजर्वेशंस का इजहार करते, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से पूछते उन तमाम एतराज़ात के बारे में, उस नोट के बजाय जो मीडिया पर जारी किया गया, अगर वो बराह रास्त जस्टिस जो है फायज़ ईसा साहब से पूछते कि जनाब आपको सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद ये जो जजिस कमेटी थी इसमें तब्दीली करने की क्या ज़रूरत पेश आई, क्या वजह थी कि ऑर्डिनेंस के आने के बावजूद भी ये जो जजिस कमेटी है ये जू का तू काम कर सकती थी। और अगर जजिस कमेटी के अंदर तब्दीली लाना थी, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकालना था, तो उसके लिए कोई रीज़न दी जा सकती थी कि इस वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को हटाया जा रहा है। और अगर उनको आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हटाना था तो जस्टिस मुनीब के बाद जस्टिस या अफरीदी साहब को इस कमेटी के अंदर शामिल किया जा सकता था। क्या वजह है कि चौथे 5वें नंबर पर मौजूद जज साहब को इस कमेटी में शामिल किया गया, जो कि चेरी पिकिंग है। ये अल्फाज हैं जो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इस एहतजाजी नोट के अंदर लिखे हैं, जो उन्होंने जजिस कमेटी में शिरकत ना करने के बाद मीडिया के लिए उन्होंने जारी किया, या उनके जो हैं वो दीगर जो ज़राए हैं उनकी वजह से जारी हुआ, लेकिन ये एक मीडिया पर ज़ेर गर्दिश बात है। बेहतर होता कि इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो वहाँ पर जाते और वहाँ पर जाकर अपना करते, बजाय इसके कि वो ये नोट जारी करते। अब होता ये है कि अगर उनकी बात को दुरुस्त भी माना जाए, जो कि मेरा ख्याल है कि दुरुस्त तो हो सकती है, उस बात को दुरुस्त भी माना जाए, तब भी वहाँ पर अब चूंकि ये कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस का इख्तियार है, तो वो फैसला जो चीफ जस्टिस ने किया वो माना जाएगा और उसका नतीजा ये निकलेगा कि जिस बेंच के अंदर इमरानदार मौजूद होंगे वो एक मरतबा वही खेल शुरू हो जाएगा जो हमने माजी में देखा। जिस केस के अंदर इमरानदार मौजूद होंगे और उनको पता होगा कि जनाब इस केस के अंदर ये तत्ती ज़मीन पैर नहीं रखना, वो वहाँ से रिक्यूज़ कर जाएंगे। अभी आप देखें
کہ یہ جو دو بینچ بنائے گئے ہیں، ایک 63A پر نظر ثانی کے کیس کے حوالے سے اور دوسرا آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے، آرٹیکل 63A کے لیے جو نظر ثانی کیس کے اندر جو بینچ بنایا گیا ہے اس کو سپروائز کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. ان کے ساتھ موجود ہیں جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس امین الدین صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب. اب اگرچہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب ایک سیزن جج ہیں اور ابتدائی طور پر ماضی کے اندر جب یہ کیس سماعت کے لیے فکس ہوا تھا جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب اس بینچ میں شامل تھے، اور اگر ان کو اس کے اسی تجربے کی بنا پر اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایڈ ہاک جج ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایڈ ہاک جج بھی اس کے پاس جج کے تمام اختیارات موجود ہوتے ہیں، لیکن اتنے اہم کیس کے اندر ایک ایڈ ہاک جج کو وہاں پر لا کر بٹھانا یہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہی حوصلہ ہے، ادروائز کوئی عام آدمی شاید اس طرح کے کوئی بھی فیصلے نہ لے سکے. دوسری جانب آڈیو لیکس کمیشن کو مقرر کیا گیا ہے، اس کے لیے کیس بھی سماعت کے لیے فکس کیا گیا ہے، اور یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بینچ کا ہیڈ بنایا گیا ہے. یہاں پر جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو اس کیس میں شامل کیا گیا ہے. اب یہ جو ہم خیالی کا فنومینا جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، وہ اس وقت سوشل میڈیا پر اس وجہ سے زیر گردش ہے کہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان دونوں کیسز کے اندر جو فیصلہ ہے وہ 3-2 کی اکثریت سے آئے گا. اوپر والے کیس کے اندر جو فیصلہ آئے گا سامنے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس امین الدین خان یہ ایک طرف ہوں گے، یا ممکنہ طور پر جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب، اور جسٹس منیب اختر صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ اس کیس کے مخالف ہوگا. اسی طریقے سے یہ جو جس کیس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں آڈیو لیک کمیشن، اس کے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. یہاں پر منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب ممکنہ طور پر ایک طرف ہوں گے، اور امین الدین صاحب، جمال مندوخیل صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ یہ ایک طرف ہوں گے. یہ وجہ ہے کہ ان بینچز پر تشکیل کے فوری بعد ہی اعتراضات کا آغاز ہو گیا، اور اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح اس وقت نہ صرف بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بلکہ اس کیس کا فیصلہ آئینی ترامیم کے مستقبل پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اگر آرٹیکل 63A کی تشریح کے دوران جو پرانا فیصلہ تھا اس کو کالا دم قرار دے دیا جاتا ہے اور 2 سزاؤں کی جگہ پر ایک سزا دے دی جاتی ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا لیکن بندہ ڈی سیٹ ہوگا، اس کا بھی فائدہ حکمران اتحاد کو ہوگا، کیونکہ اس چکر کے اندر وہ جناب اپنی تمام تر آئینی ترامیم کو منظور کرا لیں گے، اور باقی جو اس کے حق میں ووٹ دینے والے ہیں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ڈی سیٹ ہو کے وہ دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائیں گے. لیکن اس چکر کے اندر آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جائے گی، اور اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں البتہ وہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا کویسچن مارک لگا رہے گا اس کی ساکھ پر. یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اب رولز آف گیم کی بجائے رولز آف پار کا عمل درآمد ہونے جا رہا ہے، یعنی اب مسل پاورز ہے، یعنی اب کوئی اولا نہیں رہ گیا. اس لڑائی کے اندر جو اس وقت ایک فائنل سٹیج میں چلی گئی ہے وہاں پر کوئی اولا نہیں ہے، وہاں پہ اب کوئی پردہ نہیں ہے. لائن بڑی واضح ہے، لائن کے اس طرف جو ہیں وہ بھی بڑے کھلے ڈلے سامنے ہیں، جو لائن کے اس طرف ہیں ان کے بارے میں بھی اب کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے. اب چونکہ کوئی اولا نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، لہٰذا اسی بنیاد پر یہ جو لڑائی ہے اب یہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ننگی چٹی لڑائی کھلی ڈلی زبان کے اندر، اب یہ لڑائی اس لیول پر آ گئی ہے. ان چیزوں سے 2 چیزیں بڑی واضح ہیں کہ جناب آئینی ترامیم جو ہیں وہ بائی ہک اینڈ کروک ہو کے رہیں گی، اور اس معاملے کے اندر کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ جوڈیشری کی طرف سے آئے چاہے وہ پارلیمنٹ کی طرف سے آئے. دوسری جانب جو دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ جو فیصلے کر لیے گئے ہیں ان فیصلوں پر ہر حالت میں عمل درآمد کیا جائے گا، چاہے کسی کو پسند آئے یا ناپسند آئے. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جس کا ماضی میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس مرتبہ کسی بھی محاذ پر سے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جو آبجیکٹیوز یا جو ٹارگٹس انہوں نے سیٹ کیے تھے وہ اپنے ان ٹارگٹس سے پیچھے ہٹنے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ماضی میں ابھی کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور اکتوبر کے اندر یہ والا معاملہ سامنے آیا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے
उस वक्त के DGI जनरल फैज़ हमीद साहब को तब्दील करने का फैसला किया था और जनाब नदीम अंजुम साहब को DGI लगाने के हवाले से बाकायदा तौर पर ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई थी। और ये वो मौका था जब उस वक्त की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हमें महाजराई की कैफियत नज़र आ रही थी और उस मौके पर यह बात सामने आ रही थी कि इमरान खान साहब अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं। वहाँ पर इमरान खान साहब ने इस बात पर इतराज़ करते हुए अपने इस हक को मनवाया था कि DGI लगाना मेरा इस्तेहकाक है और मैं DGI लगाऊंगा, आप मुझे पैनल भेजें, मैं उनका इंटरव्यू करूंगा और उसके बाद मैं DGI लगाऊंगा, चाहे वो मैं आपकी पसंद का बंदा लगाऊं। और ऐसा ही हुआ, 3 लोगों का पैनल भेजा गया। उसमें से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जनरल नदीम अंजुम थे, जनरल सरफराज शहीद थे और शायद मौजूदा जो जिनको अपॉइंट किया गया है जनरल आसिम मलिक साहब, शायद इनका नाम भी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये एक 3 रुकनी पैनल उस वक्त भी गया था सामने और उस पैनल का इमरान खान साहब ने इंटरव्यू किया था। तीनों जर्नल्स का इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने जनाब नदीम अंजुम साहब के हक में फैसला दिया था और उन्होंने इस चक्कर के अंदर वज़ीर आज़म के इस इख्तियार को कि DGI लगाना उसका इस्तेहकाक है, उसको इस्टेब्लिश किया था। इस मरतबा जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि किसी भी जगह से पीछे ना हटने का फैसला कर लिया गया और जो इख्तियार माजी में उनके पास था उसी इख्तियार को एक्सरसाइज करने का फैसला किया गया है, तो इस मरतबा इस तरह का कोई तकल्लुफ़ नहीं किया गया। ना ही शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह का कोई मुतालबा किया कि जनाब मुझे वज़ीर आज़म बनने का शौक़ चढ़ा है, ना ही उनको वज़ीर आज़म का मेरा ख्याल है कि शायद इस इस्तेहकाक का उनको किसी तरह का कोई लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका दिया गया। जो कुछ था वो बड़ा क्लैरिटीज़ में था और मुझे लगता है कि शायद उनको एक नाम बताया गया, वो लाहौर है, भागम भाग यहाँ पर आकर उन्होंने नवाज शरीफ साहब, आपको याद है चंद दिन पहले मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद ये सब कुछ हो गया। वज़ीर आज़म साहब ने जो जिस तरीके से कहा गया उन्होंने उसके मुताबिक अमल कर लिया। मिसाल इस वजह से मैंने आपके सामने रखी है कि जो चीज़ें, जो इख्तियारात माजी में, यानी जिस वक्त हमने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को देखा, वो इस्टेब्लिशमेंट इस मरतबा लौट के वापस आ गई है और इस इस्टेब्लिशमेंट ने अब खुल डुल के अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करने का फैसला कर लिया है और रूल्स ऑफ गेम्स की बजाय रूल्स ऑफ पावर के फिनोमेना को एग्जीक्यूट करने का फैसला कर लिया है। और ये रूल ऑफ पावर का ये जो फिलॉसफी है ये हमें अब मज़ीद एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आएगी आने वाले दिनों में। लिहाजा इसी वजह से मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि आने वाले दिन मेरे और आपके लिए खबरों से भरपूर होंगे और हमें किसी भी हवाले से बहुत सारी खबरें मिल सकती हैं। इब्तिदा इन बेंचों से होगी क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि जैसे समात का आगाज़ होगा, कोई एक जज साहब जो हैं वो रिक्यूज़ करेंगे और इसी तरीके से दूसरे जज साहब जिनको बेंच का सरबराह बनाया गया है शायद वो भी इस केस की समाअत करने से माजरत कर लें और ये इस बात का वाज़ेह तौर पे इशारा होगा कि लाइन के इस तरफ कौन है और लाइन के इस तरफ कौन। अब मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।